बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कल तक। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद दानिश। नाज़रीन, जावेद चौधरी साहब की गैर मौजूदगी में ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। कोशिश करूंगा कि इसको ऐसे तरीके से निभाऊं। आज 16 दिसंबर है और ये दिन दो हवालों से पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। पहला तो ये कि 53 साल कबल 1971 में आज ही के दिन वतन अजीज़ दो लख्त हुआ, आप सब जानते हैं। जबकि 10 साल कबल आज ही के दिन एक और अफसोसनाक वाक़ा पेश आया था पेशावर में, और सानह APS हुआ जिसमें 132 बच्चों समेत 147 अफराद शहीद हो गए थे। इन दोनों हादसात में बतौर कौम हमारे लिए पैगाम एक पिन्हा है। अब सवाल यह है कि क्या हमने इन वाक़यात से कोई सबक सीखा, और बड़ा ये इंपॉर्टेंट सवाल है। और दूसरी जानिब मौजूदा हालात की बात की जाए तो तहरीक इंसाफ ने 15 दिसंबर से जो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने का ऐलान तो किया था, लेकिन गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने क्या कहा, और उनकी आपने उनका शॉट भी सुना। इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ की जो सिविल नाफरमानी की तहरीक थी उसका फैसला बानी PTI का है, और जो भी फैसला होगा इस पर बिनौन अमल किया जाएगा। अली अमीन गंडापुर की जानिब से यह भी कहा गया। आज अली अमीन गंडापुर बानी PTI से मुलाकात के लिए अरियाला जेल भी पहुंचे और तवील इंतजार उनको करना पड़ा वहां पे, लेकिन इसके बावजूद उनकी मुलाकात नहीं कराई गई, उनको इजाजत ही नहीं मिली और बगैर मुलाकात उनको वहां से वापस रवाना होना पड़ा। अब यहाँ पे सवाल यह पैदा होता है कि क्या अली अमीन गंडापुर सिविल नाफरमानी की तहरीक को लेकर ही मुशावरत के लिए बानी PTI से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, और क्या मुलाकात जानबूझकर नहीं कराई गई, यह भी सवाल पैदा होता है। इस पे भी हम आज रोशनी डालेंगे और प्रोग्राम में हम इस पे भी बात करेंगे। तहरीक इंसाफ ने दोनों ऑप्शंस ओपन रखे हुए हैं अब तक के। अगर हुकूमत इनसे मुज़ाकरात करती है तो वो सिविल नाफरमानी की कॉल वापस ले लेंगे, और अगर मुज़ाकरात मुमकिन ना हुए तो फिर वो सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएंगे। और इस पे सवाल ये भी पैदा होता है कि ये तहरीक कामयाब हो भी पाएगी या नहीं। बहरहाल PTI बार बार हुकूमत को मुज़ाकरात की दावत दे रही है। आज भी साबिक स्पीकर असद कैसर की जानिब से कहा गया कि हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है, तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। अब सवाल यह भी है कि पहले हुकूमत तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत देती रही है। खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फ्लोर ऑफ द हाउस भी मुज़ाकरात की बात कर चुके हैं, लेकिन अब हुकूमत मुख्तलिफ हीले बहानों से पीछे हटती हुई दिखाई दे रही है। इन तमाम वजूहात पर हम बात करेंगे, और मैं आज का जो पैनल है मैं तारुफ कराता चलूँ। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर खलील ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगी शर्बीला फारूकी साहिबा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नईम हैदर पंचोता हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो तमाम गेस्टों का शुक्रिया, आप मेरे साथ मौजूद हैं, आपने कीमती वक्त निकाला अपना। सबसे पहला बुनियादी सवाल, जिस तरह मैंने जिक्र किया दो वाकयात का, एक तो सानह APS और दूसरा पाकिस्तान जब दो लख्त हुआ, पाकिस्तान ने माजी से क्या कुछ सबक सीखा? और मैं आगाज करना चाहूंगा जनाब शर्मिला फारूकी साहब आपसे। जी बहुत शुक्रिया। देखिए जी, सुकूत ढाका एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। क्या मुहर्रकात थे, क्या गलतियां हुई, क्या चीज़ें अवॉइड की जा सकती थी, किस तरह उन मामलात को हैंडल किया जा सकता था, इसके ऊपर तो एक बहुत लंबी डिबेट होनी चाहिए। लेकिन आज के मौजूदा हालात के अंदर आप देखिए, जहाँ पर बलूचिस्तान के अंदर अनरेस्ट है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्दी के जो मामलात हैं वो दोबारा से दम पकड़ रहे हैं। इसी तरीके से मुल्क के जो मजमूई इकनॉमिक हालात हैं, सिक्योरिटी के मामलात हैं, वो इंतहाई चैलेंजिंग है फॉर एनी गवर्नमेंट, चाहे ये गवर्नमेंट होती है कोई और गवर्नमेंट होती, बहुत ही चैलेंजिंग होते। इस वक्त आपके मुल्क के अंदर पोलियो के 62 केसेस हैं, और एक कौम जिनके बच्चों को आप सही उनकी निगहदाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उनको पोलियो जैसे मर्ज से नहीं बचा पा रहे, जो दुनिया में सिवाय अफगानिस्तान के हर जगह ख़त्म हो चुका है। ये एक बहुत तशवीशनाक बात है। बच्चे हमारा असासा होते हैं, उनकी इस तरह से प्रोटेक्शन की जाती है जिस तरह हमारे एटमी असासे हैं। और सानिया पेशावर जो हुआ आज से 10 साल पहले, उसके ज़ख़म आज भी ताज़ा हैं। जब आप अपने बच्चों की लाशें उठाते हैं ना, तो वो जो तकलीफ़ और जो गम है ना, वो ताहयात रहता है, वो जाता नहीं है। उसके बाद हमने बहुत कुछ इस मुल्क के अंदर हुआ, ये पूरा मुल्क हिल गया था, इस पूरे मुल्क ने वो सोग मनाया। उसके बाद दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक बाकायदा जंग का आगाज़ हुआ, बहुत सारी कामयाबियाँ हुई और हमारे नौजवानों ने भी शहादत नोश की। लेकिन आज फिर एक बहुत ही चैलेंजिंग माहौल है, जहाँ पर आप ये देखें कि इस मुल्क के अंदर दोबारा दहशतगर्दी जो है वो दम पकड़ रही है। ऐसे माहौल के अंदर सियासी जमातों को, सबको ये सीखना चाहिए कि आपके मेरे जो मामलात हैं, जो पर्सनल इश्यूज़ हैं, कोई जेल में है, किसी मुकदमात हैं, ये माने खेज नहीं, इसमें कोई, दिस इज़ मीनिंगलेस। इस वक्त जो अहम चीज़ है वो ये है कि इस मुल्क को कैसे बचाना है,
इस मुल्क के बच्चों को कैसे बचाना है, इस मुल्क के अंदर किस तरीके से आपने अमन और अमान कायम करना है। मुझे शदीद दुख हुआ और बहुत तकलीफ़ हुई जब मैंने ये देखा कि खुर्रम डिस्ट्रिक्ट के अंदर लाशें गिर रही थी, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला पूरी सिक्योरिटी अपरेटस उठा के इस्लामाबाद को कब्ज़ा करने के लिए चल निकले थे। उनकी पहली जिम्मेदारी एज पर हिज ओथ इज़ टू प्रोटेक्ट द पीपल ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। आप वहाँ पर अमन अमान कायम करें, आप वहाँ पर लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दें, ये आपकी पहली जिम्मेदारी उन्होंने अपने ओथ के साथ वायलेट किया है। और मैं नहीं समझती कि कुछ ऐसे सियासतदान हैं जो शायद कभी नहीं सीखेंगे, कुछ किसी चीज़ से नहीं सीखा। हमने सीखा, हमने शायद कुछ गलतियां की हों, लेकिन हमारे लोगों ने, हमारे लीडरान ने शहादत नोश करी। हमें पता है कि अपने प्यारे को दहशतगर्दी की लहर में खो देने की क्या तकलीफ है। बीबी साहिबा शहीद हुई, हमारे हज़ारों कारकुनान शहीद हुए, हमें पता है कि वो तकलीफ क्या है, व्हाट इज़ दैट पेन। और इसीलिए हम कहते हैं, जब हमसे कहा जाता है ना कि आप क्यों नहीं जा रहे ना सियासत कर रहे, आप क्यों नहीं हुकूमत से अलग हो जाते, तो हम यही कहते हैं कि इस वक्त मुल्क को हमारी ज़रूरत है। इस वक्त मुल्क को वो स्टेबिलिटी की ज़रूरत है जो पीपल्स पार्टी दे सकती है। इसलिए हम इस गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करते हैं। इस गवर्नमेंट को हम हर इशू के ऊपर सबक भी देते हैं, समझाते भी हैं, इनको एडवाइस भी करते हैं। जैसे कि 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर हुआ, अगर पीपल्स पार्टी इसके अंदर अहम किरदार अदा ना करती, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फ्रंट लीड पे ना खेलते, तो शायद ये 26वीं तरमीम ना आती और मौलाना साहब इसके अंदर इसका हिस्सा ना होते। ये स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी जो बनी गई वो भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तजवीज़ के ऊपर थी। अब इशू ये है कि देखिए, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है अगर आप अना की सियासत छोड़ दें, अना की आप सियासत ये को सियासत छोड़ना छोड़ पड़ेगा। दें कि यकीनी मैं तौर नहीं पर तो आपका पाकिस्तान नहीं। बड़ा ये वैलिड पॉइंट है शर्मिला फारूकी साहिबा। इसी पॉइंट को मैं रखूंगा जनाब नईम हैदर पंजोदा साहब के साथ। नईम हैदर पंजोदा साहब, एक तो ये जो गुफ्तगू आपने भी मुलाहिजा की शर्मिला फारूकी साहिबा की, एक तो उन्होंने कहा कि सियासी जमातों को अपनी जो जिम्मेदारी है उसका एहसास होना चाहिए, और दूसरा आप जो रिस्पॉन्ड करेंगे उस पर उन्होंने कुरम का जिक्र किया और ये भी कहा कि ओथ की वायलेशन की है वज़ीर आला KP ने, इस पर क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया जी। किसी किस्म की ओथ की कोई वायलेशन नहीं की अली अमीन गंडापुर साहब ने। बिल्कुल वो बड़ा बेहतरीन तरीके से काम अपना कर रहे हैं, और जहाँ तक उनका बतौर वज़ीर आला हक बनता था जाकर बात करना, वहाँ पर मुसालत के लिए अपना रोल अदा करना, वो उन्होंने किया। अभी भी वो तो कह रहे हैं कि अगर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपना रवैया इसी तरीके से रखती है और वफाक की तरफ से या ऊपर से इमदाद नहीं मिलती या उनकी तरफ से कोई रोल नहीं आता, तो डेफिनेटली फिर जो है वो गवर्नमेंट जो है वो अकेले ही जाकर जो है वो सारा मामला आगे बढ़ाएगी, जिससे बात करनी पड़ेगी। तो ये एक मुल्क का मसला है, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ही नहीं। आप आए रोज देख लें कराची के अंदर, मुख्तलिफ और शहरों के अंदर आए रोज, ऐसे बलूचिस्तान के अंदर हर जगह पर जो है वो आज कल आए रोज इस तरह के जो है वाकयात होते हैं कि दहशतगर्दी जो है उसकी लपेट में हमारा मुल्क रहा है। और खान साहब की जब हुकूमत थी उस वक्त दहशतगर्दी बहुत ज्यादा कंट्रोल हो गई थी, क्योंकि उन्होंने पॉलिसी जो है वो बड़ी फौरन हवाले से वो बड़ी अच्छी बनाई थी। और वो जो बातचीत का रास्ता है ना, जैसे वो जो है वो साहब आप ये फरमा रहे हैं कि इमरान खान साहब ने पॉलिसी बड़ी अच्छी बनाई थी, दहशतगर्दी के वाकयात कम हुए थे, लेकिन आपकी पार्टी पे इल्जाम लगाया जाता है, माजी करीबी में देखा जाए तो हाल में भी यही इल्जाम लगाया जाता है कि दहशतगर्दों को वापस लाने वाले आपकी जमात ही इमरान खान साहब थे। देखिए, मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ ना कि अगर आप मुसालत के साथ बात करें ना, अगर आप का अमल इस तरह से हो कि आप समझते हो कि चीज़ों को पुरतशद्दुद करने में या किसी को तूल देने में या किसी को जो है वो उस तरह की सूरत हाल के अंदर लाने के अंदर आप रोल अदा करें, और यहाँ से अगर फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल देता हूँ कि अगर आप अफगानिस्तान की बाउंड्री के अंदर जाकर गोलाबारी करेंगे, उनके हदूद के अंदर करेंगे, तो डेफिनेटली वहां से भी रिएक्शन आएगा। तो उस वक्त भी जो उस वक्त के मौजूदा DG थे वो गए थे अफगानिस्तान में, उन्होंने दौरे किए। खान साहब जो है वो इस बात पे बड़ा प्रायोरिटी देते थे कि हमें जो है जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं वहां से जो है हमें अपनी जो बाउंड्रीज हैं उनके हवाले से बड़ा इस हवाले से पॉलिसी जो है वो वाज़ह करनी होगी। आप अगर यहाँ से किसी मुल्क के ऊपर गोलाबारी करते हैं तो डेफिनेटली वहां से भी फिर जो कुछ उनसे हो सकता है वो आपको करते हैं। और इंटरनेशनली अगर आप देखें तो यूनाइटेड नेशन हो या दीगर सारे बने,
वो इसी वजह से बने कि एक तय हुआ था कि ये जो दुनिया है वो जंगों से आगे नहीं बढ़ती, बल्कि टेक्नोलॉजी से, पुरअमन तरीके से और आप बेहतरीन तरीके से जिंदगी चलाते हैं तो वो तब आप बढ़ते हैं। आप ये देख लें कि इस वक्त जो हुकूमत है वो अवामी मैंडेट नहीं रखती, तो उनकी जो सारा फोकस है वो तहरीक इंसाफ के ऊपर है। अगर उनका फोकस जो है इस बात के ऊपर होता या वो समझते कि इसके अंदर हमने करना है तो डेफिनेटली वो तमाम इदारों को लगाया हुआ है जी। यानी आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत जो है वो डी फोकस है। नईम साहब साथ ही मौजूद रहिए। मैंने सेनेटर खलील ताहिर साहब को भी शामिल गुफ्तगू करना है। खलील ताहिर साहब, बाकायदा आपका शुक्रिया भी एक बार फिर से। और आप क्या फरमाएंगे, जिस तरह आपने शर्मिला साहब की भी गुफ्तगू सुनी और फिर नईम हैदर पंजोदा साहब भी फरमा रहे थे कि आप लोग डी फोकस हैं, और दूसरा ये कि माजी के झरोकों से आज बड़ा अहम दिन है, तो क्या सीखा है? खासतौर पर हुकूमत वक्त पे सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है तमाम मामलात की, तो क्या सीखा, किस तरफ हम बढ़ रहे हैं? बहुत शुक्रिया दानिश साहब। एक तो मैं मिस शर्मिला फारूकी की जो बातें हैं उनसे एग्री करता हूं। हमने शायद हालात से या 1971 से जब उस वक्त के न्याजी साहब ने हथियार फेंके थे उससे कुछ नहीं सीखा, और फिर एपीएस से भी कुछ नहीं सीखा। जो 10 साल पहले जो बच्चे आज पता नहीं जवान होते, किस क्लास में पढ़ रहे होते, आज भी उनके माइंड जो है उनके यूनिफॉर्म लेके, उनकी तस्वीरें लेके अपने साथ होती हैं। तो शायद इस एहसास का जो शर्मिला साहब फरमा रही थी उसी को एहसास होता है जिसके घर से जनाजे उठते हैं। दूसरे नंबर पे मेरे भाई हैं पंजोता साहब, एडवोकेट है, मैं भी एडवोकेट हूँ, वो बार बार कह रहे हैं, मैं आज दोबारा कहता हूँ जो शर्मिला साहबा ने कहा है कि गंडापुर साहब अपना कोई भी जो आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है वो अदा नहीं कर रहे। ही इज द हेड ऑफ द वन प्रोविंस केपी बहुत अच्छा सूबा है और वहां के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। 3 हमले वो कर चुके हैं, और चौथा भी सिविल नाफरमानी जो गांधी वाला मुकदमा है, गांधी वाला मुतालबा है, गांधी जी वाला, वो गंडापुर साहब ने उठा लिया और इनके लीडर ने उठा लिया, बानी ने, कि हम सिविल नाफरमानी करेंगे। जो शर्मिला कह रही थी मैं उस पर एग्री करूंगा कि जो कॉमन इश्यूज हैं उन पे हमें इकट्ठे होना चाहिए और माजी से सबक सीखना चाहिए। अभी जो पंजोता साहब ने खुद फरमाया कि 1945 में जो लीग ऑफ नेशंस बनी थी वो इसलिए बनी थी कि दूसरी जंग अजीम के बाद जब लोगों ने देखा कि बहुत मैसेकार हो चुका है, बहुत कत्ले हाम हो चुका है, तो इसलिए दोबारा अब ये हम इसका मुतहम्मल नहीं हो सकते। दैट वाज द रीजन, फर्स्ट बेसिक रीजन कि पीस सिक्योरिटी जो थी उसके लिए लीग ऑफ नेशन बनी थी। जहां तक अब मौजूदा मकाम है, गंडापुर साहब तो आप भी कहते हैं कि मैं असला लेके आऊंगा, हम आपको मारेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। या तो किसी कोर्ट ने कोई वर्डिक्ट दे दिया हो ना, अभी ये कोर्ट भी गए हैं, या किसी ऐसी अभी तो कहानियां बन रही हैं। लतीफ खोसा साहब हमारे बड़े हैं, सीनियर हैं, उन्होंने कहा जी 278 लाशें हैं, अभी ये कहते हैं जी 12 लाशें हैं। लाश एक भी हो तो मैं समझता हूं कि एक इंसान का जो कत्ल है वो पूरी इंसानियत का कत्ल है, लेकिन देखा तो जाए कि आखिर हुआ क्या है, किसने, अगर हुआ ऐसा तो किसने किया है और ये साबित किसने करना है, ये किसी कोर्ट, कंप्यूटेंट कोर्ट ने साबित करना है। और जब गंडापुर साहब भागे हैं और फिर उमर अयूब साहब ने कहा कि मेरे सीने पे गोली लगी है, इतना दलेर आदमी मैंने पहली दफा देखा है कि सीने पे गोली लगी है, और इसके बावजूद वो दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। और अली मीन गंडापुर साहब फरमा रहे जब उनके अपने लोग उनको डंडे मारे गाड़ियों को कि हमने आपको नहीं जाने देना, आप हर दफा हमें छोड़ के भाग जाते हैं, कभी पेस्ट्रियां खा के पहाड़ियों पे जाके मारगला की, और कभी दूसरी तरफ से भाग जाते हैं, तो हम आपको भागने नहीं देंगे। तो वो कहते हैं जी मेरी गाड़ी के चारों टायर फट गए थे, तो मैं इसके बावजूद फटे हुए टायरों के साथ गाड़ी लेके तो भागा हूं वहां से। तो इस तरीके से तो क्यादतें नहीं होती ना, इस तरीके से इनकलाब आते हैं। दूसरे नंबर पे इमरान खान साहब वानी पीटीआई को किसी हमने या किसी डीसी ने 3 एमपीओ के तहत अंदर नहीं किया कि गवर्नमेंट उनको छोड़ दे, उनको तो छोड़ना है तो अदालतों ने छोड़ना है। तीसरे नंबर पे मुज़ाकरात की बात है, तो इन्होंने कमेटी कायम की थी, रऊफ हसन साहब ने कहा था कि हम मुज़ाकरात करेंगे एस्टेब्लिशमेंट से, ना हम मुज़ाकरात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। खलील साहब, मुज़ाकरात में तो खैर अगर आप इसको यूटर्न कहेंगे तो आपकी जमात भी यूटर्न लेती रही है, वज़ीर आज़म साहब ने ऑन द फ्लोर भी कहा। बहरहाल इस पे हम बात करेंगे, आपने कोई यूटर्न नहीं लिया। चले इस पे हम बात करते हैं, मुझे ब्रेक पे जाने का आ रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं। तो इस जो मुज़ाकरात वाला मामला है कि मुज़ाकरात होंगे, कब होंगे भी या नहीं, और होंगे किससे, इस पे बात करेंगे। स्टे विद अस।